चंदन, ओ चंदन बेटा कहाँ है? बेटा ये मटके उठवाने में जरा मेरी मदद कर देता। अरे किसे आवाज लगा रहे हो? चंदन मुखिया जी के घर गया हुआ है। बोल रहा था उनके बेटे किशोर ने गांव के सब बच्चों को अपने घर बुलाए हैं। जरूर कोई नई चीज शहर से मंगवाई होगी। किशोर की आदत है, जब भी कुछ नया मंगवाता है गांव के बच्चों को चिढ़ाने के लिए बुला लेता है। अब चंदन देखना, आते ही कोई फरमाइश रख देगा। वो आ गया। माँ बापू, आपको पता है किशोर ने हवेली में इतने बड़े बड़े 4 एसी लगवाए हैं। उसके कमरे का एसी तो मानो ऐसा चल रहा था जैसे बर्फ की सिल्ली पर बैठे हो। बापू काश हम भी एसी में रह पाते। इतनी गर्मी पड़ रही है, एसी के अलग ही मजे हैं। बेटा हमारी इतनी गुंजाइश नहीं कि हम मुखिया जी की तरह घर में एसी लगवा सकें। किशोर भी ना तुम लोगों को न जाने घर पर क्यों बुला लेता है। उसे पता है कि हम गरीबों की इतनी हैसियत नहीं है कि हम उसके जैसी जिंदगी जी सके। तू मत जाया कर किशोर के घर। अच्छा मैं घड़े बेचने जा रहा हूँ, थोड़े घड़े बनाने बाकी है, वो तू बना लेना। चंदन का पिता किशन घड़े बेचने चला जाता है। चंदन घड़े बनाने बैठ जाता है। घड़े बनाते बनाते उसका दिमाग अभी भी किशोर के घर लगे एसी में था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर मैं मिट्टी का एसी बनाऊं तो वो भी तो हमें बहुत ठंडक दे सकता है। अगर मैं कोशिश करूं तो मिट्टी का एसी बना सकता हूं। चंदन बेटा किस सोच में पड़ गया? तेरे बापू आएंगे तो गुस्सा करेंगे कि तूने अभी तक घड़े नहीं बनाए। माँ मैं मिट्टी का एसी बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर हम किशोर के जैसा एसी नहीं ले सकते तो हम मिट्टी का एसी तो बना ही सकते हैं ना। मिट्टी का एसी? बेटा वो तू कैसे बनाएगा? माँ चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगा। चंदन अब रोजाना अपने मिट्टी का एसी बनाने की तैयारी में जुट गया और फिर एक दिन चंदन ने बहुत ही बढ़िया मिट्टी का एसी बनाकर तैयार कर दिया। चंदन के माता पिता तो हैरान थे कि चंदन ने मिट्टी का एसी तैयार कर लिया है। चंदन अपने सभी दोस्तों को अपने घर मिट्टी का एसी दिखाने के लिए बुलाता है, जिसमें किशोर भी शामिल था। अरे वाह चंदन, है तेरा मिट्टी का एसी तो बहुत बढ़िया है यार। मेरे लिए भी एक मिट्टी का एसी बना दे भाई, हमारे घर भी बहुत गर्मी होती है। हाँ हाँ बना दूंगा, चिंता मत करो, मैं तुम सबके लिए मिट्टी का एसी बना दूंगा। अरे मेरा एसी बहुत बढ़िया है, तुम्हारा ये मिट्टी का सस्ता एसी मेरे एसी के सामने कुछ भी नहीं है। किशोर एक तो चंदन ने इतनी मेहनत से ये एसी तैयार किया है और तू उसे गलत बोले जा रहा है। जा, मैं तेरे से बात नहीं करनी यार, जा। देख लूंगा तुम सबको, मैं जानते नहीं हो मैं गाँव के मुखिया का बेटा हूँ। किशोर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अरे तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। चलो जाने दो, जब उसका गुस्सा ठंडा होगा अपने आप आ जाएगा। माँ बापू आओ ना, हम सब इस एसी की ठंडी हवा का मजा लेते हैं। चंदन तूने तो वाकई में बहुत बढ़िया एसी बनाया है रे, ये तो बहुत ठंडक दे रहा है, पूरा कमरा ठंडा हो गया है भाई। ठीक कह रहे हो, हमारा चंदन सचमुच बहुत दिमाग वाला है। पड़ोस के सारे लोग अब इससे ही ऐसा एसी बनाने के लिए कह रहे हैं। हाँ माँ, मैं सबके लिए बना दूंगा, कम से कम गर्मी में सबको परेशानी तो नहीं होगी। मिट्टी का एसी लग जाने से सचमुच गर्मी बहुत कम हो गई थी। आराम से चंदन और उसके माता पिता रात में सो जाते थे। पर एक दिन चंदन अपने माँ बापू के साथ बाजार गया हुआ था। जब वो वापस लौटा तो उसने देखा उसके घर की खिड़की खुली हुई है और उसका मिट्टी का एसी टूटकर बिखरा पड़ा है। माँ बापू ये क्या हो गया? हमारा एसी किसने तोड़ दिया? हमारे घर में कौन आ सकता है? क्या पता कोई जानवर घर में घुस आया हो और वो एसी को तोड़ गया हो। मैं तो खिड़की का दरवाजा बंद करके गई थी, खिड़की कौन खोल सकता है? पर अगर जानवर भी घर में घुसता तो और सामान भी तो छेड़खानी करता, और सामान तो बिखरा हुआ ही नहीं है, सिर्फ एसी टूटा है। हो ना हो जरूर किसी की साजिश है। तभी एक लड़का चंदन के घर आता है। चंदन तेरा मिट्टी का एसी किशोर ने तोड़ा है। वो हंसते हुए अपने घर के नौकरों को ये बात बता रहा था, तब मेरे बापू ने सुन ली। तुम तो जानते ही हो बापू किशोर के घर पर काम करते हैं। बापू किशोर ने ऐसा क्यों किया? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरा एसी तोड़ दिया? मैंने कितनी मेहनत से बनाया था बाप। तभी मुखिया जी किशोर के साथ आ जाते हैं। अरे मुखिया जी आप आइए आइए। किशन मैं तो किशोर को यहाँ माफी मांगने के लिए लेकर आया हूँ भाई। किशोर बेटा सबसे माफी मांगो। मुझे पता चल गया है कि किशोर ने चंदन का एसी तोड़ दिया है। ये बात मुझे इसकी माँ ने बता दी है। भले ही मैं गांव का मुखिया हूँ और मेरा खुद का बेटा गलत करे, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? अभी ये छोटा है, मैं इसे अभी तो समझा लूंगा ताकि बड़े होने तक इसे सही गलत काम की पहचान हो जाए। किशोर बेटा तुमने चंदन का एसी तोड़कर ठीक नहीं किया, चंदन से माफी मांगो। मुझे माफ कर दो चंदन, मुझसे गलती हो गई। मैं घबरा गया था कि अगर तुम्हारा मिट्टी का एसी आ गया है तो अब मेरे दोस्त मुझसे दूर हो जाएंगे। मेरे पास कोई भी खेलने के लिए नहीं आएगा क्योंकि तुम सबके घर के लिए मिट्टी का एसी बनाने वाले हो। पहले मेरे एसी के बहाने सब बच्चे मेरे पास खेलने के लिए आ जाते थे, पर पिछले कुछ दिनों से कोई भी मेरे पास नहीं आया, इसलिए मुझे तुमसे ईर्ष्या होने लगी और मैंने तुम्हारा एसी तोड़ दिया। अब कोई बात नहीं किशोर, मैं नया एसी बना लूंगा। पर तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं और बाकी दोस्त तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे? हम तुम्हारे दोस्त हैं यार, और दोस्त कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। तभी सारे बच्चे वहाँ आ जाते हैं। किशोर और चंदन एक दूसरे के गले लग जाते हैं।
ये तो मुखिया का बड़प्पन था कि उसने अपने बेटे को अच्छी सीख दी। चंदन फिर से एक नया मिट्टी का एसी बनाता है। चंदन खुश था कि उसने एक बार फिर मेहनत करके मिट्टी का एसी बनाकर तैयार कर ही लिया। चंदन और उसके माता पिता बहुत अच्छे स्वभाव के थे। उन्होंने अपने पड़ोसियों की भी मदद की और भरी गर्मियों में थोड़ी राहत मिल जाए इसके लिए मिट्टी का एसी बनाकर उन गरीब गांव वालों को भी दिया। सब गांव वालों ने चंदन की बहुत तारीफ की। गर्मी में एक पंखे में पूरा ससुराल। निभा चूल्हे पर खाना बना रही थी और पूरा ससुराल छत से लटके पंखे के नीचे झुंड लगाए बैठे थे। ओहो, इस बार तो एकदम दम घोटने वाली गर्मी है। लग भी नहीं रहा कि पंखा चल भी रहा है। माँ, इस बार की गर्मी के मौसम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इसीलिए हम जैसे गरीब की तो छोड़ो, अच्छे अच्छे लोगों की भी बुरी हालत है। और फिर हम सब तो एक पंखे में ही गुजारा कर रहे हैं। इतने में पसीने में भीगा हुआ सूरज आ जाता है। सीता ममता जताते हुए कहती है, सूरज बेटा आ गया तू। अरे देखो तो पसीने में कैसे सन गया है। रूही, पिंकू बच्चों, थोड़ी पंखे की हवा छोड़ दो, पिताजी को भी बैठने दो। दादी, मैं नहीं हटूंगा, मुझे गर्मी गर्मी लग रही है। इस रूही को हटने को बोलो। तू नहीं हटेगा तो जा, फिर मैं भी नहीं हटूंगी। कितने ढीठ हैं दोनों में से कोई भी हवा में से सरकने को राजी नहीं है। पता नहीं कैसे जिद्दी बच्चों को पैदा किया है। गर्मी से झुंझलाई सीता अपनी बहू को सुनाने लगती है। तभी दादिया सास कहती है, अरे ओ बहू, तू बच्चों की बात से उस बेचारी पर क्यों दाना पानी लेकर शुरू हो रही है। इतनी भयंकर गर्मी का मौसम हो रहा है, ऊपर से पंखा भी एक है, दिक्कत तो आएगी ही। जहाँ पूरा ससुराल पंखे में बैठा था, वहीं बेचारी बहू चूल्हे की जलती धाए धाए करती आग पर रोटी बना रही थी, जिससे वो पसीने में तरबतर हो गई थी। थोड़ी देर में निभा सबको खाना खिलाती है। आज तो काम करके मैं थक कर चूर हो गई हूँ, बस अब बिस्तर करना रह गया है, फिर तो सोना ही है। सब्जी बड़ी स्वादिष्ट बनी थी। मैं तो काफी रोटी खा गया। अब तो बस पंखे की हवा में बिस्तर पर लेट जाने का मन करता है। बस जल्दी से बिस्तर लगा देती हूँ ससुर जी, फिर आप सो जाइएगा। बहू के बिस्तर लगाते ही पूरा ससुराल जगह छेक लेता है और बहू के लिए जगह नहीं बचती। अब जाकर चैन पड़ा है। वो तो ठीक है, मगर गैस मत छोड़ना। सूरज के बापू, आज तुमने 10-10 ठैया रोटी जो खाई हैं। अरे तुम भी गजब बेइज्जती करती हो भाग्यवान, सबके सामने शर्मिंदा कर देती हो। भाभी, आप खड़ी क्यों हैं? आकर सो जाइए। प्रीति अपने बगल में ही थोड़ी जगह बना देती है, जहाँ पूरा परिवार पंखे के नीचे सो जाता है। मगर खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद होने की वजह से एक ही पंखे में पूरे घर में भभका मच जाता है। सबकी नींद हराम हो जाती है और सबसे पहले लड़ते झगड़ते दोनों बच्चे जाग जाते हैं। क्या हुआ पिंकू, अपना पैर उधर रख, मुझसे मत चिपक वरना मैं तेरे मारूंगी। अच्छा तो फिर मार के दिखाना, दिखाइयो जरा। दोनों कच्चे बच्चों को रात में भी चैन नहीं, क्या कचर कचर किया हुआ है। अच्छा खासा नींद पड़ गई थी। हाय तौबा तौबा, इस गर्मी ने तो आग लगा रखी है। तभी एकदम से चलते चलते पंखा चोई चोई की आवाज करने लगता है। तभी ददिया सास गर्मी से बदहवास हो जाती है। हे भगवान, ये पंखा हवा देने की बजाय गीत क्यों गाए जा रहा है। तभी एकदम से पंखे में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पंखा चलते चलते रुक जाता है। पूरे ससुराल की नजर पंखे पर ही लग जाती है। हे भगवान, ये जलने की बदबू पूरे घर में कैसे चल गई और पंखा चलते चलते रुक क्यों गया? लगता है पंखे का कंडेंसर फूक गया है। हे भगवान, बगैर पंखे के तो इतनी गर्मी में सोना भी मुहाल हो जाएगा। अरे बहू, कम से कम खिड़की दरवाजे ही खोल दे, ज्यों ही बाहर से थोड़ी ठंडी हवा तो आएगी। जी माँ जी। बहू दरवाजे खिड़कियां खोल देती है, लेकिन बगैर पंखे के घर के अंदर पूरा गरीब ससुराल पसीना पसीना हो जाता है। इतनी गर्मी में तो नींद पड़ने से रही। अरे बहू, ले चल बाहर बिस्तर, चार दीवारी में दम घोटू गर्मी हो रही है, सांस भी नहीं आ रही। गर्मी से बेहाल पूरा ससुराल सोने के लिए बाहर आंगन में आता है। हाँ, कम से कम अंदर से थोड़ी तो राहत है बाहर में। अरे सो जाओ सब, देखो पत्ते तो हिल डुल रहे हैं, थोड़ी देर में हवा चलेगी तो नींद आ जाएगी। तभी एकदम से एक हवा का झोंका चलता है। ससुर राम प्रसाद बड़ा खुश होकर हवा खाते हुए कहता है, आहा, इस प्राकृतिक पेड़ पौधों की हवा के आगे तो पंखा, कूलर क्या एसी भी फेल है।
हाय हाय हाय, ओ हो। तभी एकदम से हवा चलते चलते रुक जाती है और उनके आसपास मच्छर ही मच्छर भुनभुनाने लगते हैं, जिससे सास सीता किलस कर गुस्से में कहती है, लो खा लो भर भर कर पेड़ पौधों की हवा। जितने की यहाँ पर हवा नहीं बह रही उतने तो मच्छर काट काट कर खा जाएंगे। चलो सब अंदर। सब उठकर अंदर घर में सोने जाते हैं तो कभी बाहर आते हैं। इसी में रात गुजर जाती है और सुबह ढल जाती है। रात भर गर्मी से न सो पाने की वजह से दोनों बच्चे दरवाजे के आगे बैठे बैठे सोने लगते हैं। तभी पड़ोसन प्रेमलता आ जाती है। अरे सीता बहन, निभा बहू, प्रीति कहाँ हो सबके सब? प्रेमलता आंटी जी आप? हाँ ये लो लड्डू खाओ लड्डू। तभी मुंह फुलाए हुए सास भी गर्मी से पसीना पोंछते हुए निकल कर आती है। क्या बात है बहन जी, ये लड्डू किस खुशी में बंटवा रही हो? पूछने पर पड़ोसन दिखावा करते हुए उसे चिढ़ाती है। और वो क्या है ना, कल ही मेरे बेटे स्पेशल 65,000 की बढ़िया एसी लगवाए हैं, तो सोचा सबका मुंह मीठा करा दूं। मगर तुम सब पसीने में नहाए धोए हुए क्यों हो? क्या हुआ? तुम्हारे घर का सालों पुराना खटारा पंखा नहीं चल रहा? पंखा तो रात में खराब हो गया था। इसे कहते कंगाली में आटा गीला होना। अरे किस्त पर एक पंखा कूलर ही ले आओ, बेचारे अपने संग संग बच्चों को भी मार रहे हो गर्मी में। पड़ोसन अपनी गरीबी और बेबसी पर ताना मार कर चली जाती है। अपनी गरीबी भरी किस्मत से रूठी हुई सास रो पड़ती है। देखा ये पड़ोसन जानबूझकर मुझे सुइयां चुभोने आई थी। पता नहीं ऊपर वाले और कितने जुल्म सितम ढाएगा। पता नहीं ये गर्मी का मौसम हम गरीबों के दरवाजे पर आता ही क्यों है। माँ तुम चिंता मत करो, मैं शाम तक पंखा बनवा लाऊंगा। सूरज काम पर जाते हुए पंखे की दुकान पर जाता है। भैया जी ये पंखा ठीक करवाना है। पंखे की घिसी हुई हालत को देखकर दुकानदार सड़ियल सा मुंह बनाकर बोला, ओ भैया कितना पुराना पंखा लेकर आया है भाई। इस मॉडल का पंखा तो अब चलता भी नहीं है और इसकी तो पंखुड़ी भी पूरी तरह से घिस गई है। अरे नया पंखा ले लो, ये देखो बजाज कंपनी का पंखा एकदम तूफान की तरह चलता है और ठंडी ठंडी हवा देगा, एकदम सुकून भरी नींद आएगी। इसी लालच में सूरज पंखे की कीमत पूछता है। दाम बताइए भैया पंखे का। 2500 का पंखा है, हाई क्वालिटी है। 2500? इतने तो मेरे पास नहीं है, आप 100-200 में इसी में कंडेंसर डाल दीजिए। जेब में ज्यादा पैसे न हो पाने की वजह से सूरज उसी पंखे को ठीक करवा कर घर ले आता है, जो कि पहले से भी ज्यादा धीमा धीमा चलता है। ना तो उस पंखे की हवा में किसी का पसीना सूखता और ना ही किसी को अच्छे से नींद आती। किसी तरह से मजबूरी में बेचारी गरीब बहू और ससुराल वाले टाइम काट रहे थे। मगर गर्मी की हद इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सभी के शरीर में फोड़े फुंसी हो जाते हैं। दोनों बच्चे रात भर मचलते रहते हैं। माँ पूरे शरीर में चींटी काट रही है, सहला दो ना। हाँ बेटा सहलाती हूँ। माँ मुझे भी दर्द हो रहा, पंखे की थोड़ी भी हवा नहीं लग रही। पिताजी आप एक और नया पंखा ले आओ ना घर में। सचमुच अब तो इस गर्मी में एक पंखे में हम सबका गुजारा नहीं हो पाएगा। बेचारी बहू कभी अपने ससुराल वालों को पंखा फुलाती तो कभी डबडबाई आंखों से बच्चों की पीठ सहलाती। इसी समय उसकी पूरी रात गुजर जाती है और उसे आंख मूंदने का भी समय नहीं मिलता। एक दिन सुबह सुबह गर्मी से चक्कर खाकर वो गिर जाती है। भाभी क्या हुआ आपको? माँ भैया जल्दी आइए। अरे क्या हो गया? क्यों पूरे घर को हनुमान जी जैसे सर पर उठा रही है? माँ भाभी बेहोश हो गई हैं। है बहुरिया आंखें खोलना, प्रीति पानी ला दौड़कर। पानी के छींटे मारने पर निभा होश में आती है और सूरज डर के मारे रोते हुए उसे गले से लगा लेता है। निभा तुम ठीक हो? हाँ जी मैं ठीक हूँ, चिंता मत कीजिए। अब मुझे अपने परिवार के लिए मेहनत करनी होगी ताकि एक और पंखा लग सके घर में। घर परिवार का मुंह देखकर सूरज कड़ी गर्मी और धूप में दुगना काम करने लगता है। वो कई कई दिनों तक घर में नहीं जाता और हर रोज अपनी जेब में पंखे के लिए जोड़ रहे पैसों की गिनती करता है। अरे अभी तो बस इतने पैसे हुए हैं, मुझे थोड़े और की जरूरत है, फिर मेरे घर में पंखा लग जाएगा। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और पैसे पूरे होते ही वो एक और नया पंखा खरीद कर घर लाता है। माँ, बाबा, दीदी, प्रीति देखिए मैं आप सबके लिए पंखा ले आया। पंखा देखकर गरीब ससुराल वालों का उतरा हुआ चेहरा खुशी और मुस्कुराहट से खिल जाता है। अरे वाह भैया, पंखा तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा है, अब हम सबको एक पंखे में गुजारा नहीं करना पड़ेगा।
सूरज सीलिंग फैन को छत से लगा देता है। बटन दबाते ही पंखा एकदम तूफान की तरह तेज तेज चलने लगता है और ठंडी हवा फेंकने लगता है। अरे वाह, कितनी रफ्तार में हवा दे रहा है पंखा। अब मेरा मन व्याकुल नहीं होगा। पूरा ससुराल घर में नए पंखे के आ जाने की खुशी में मगन था, मगर निभा का ध्यान अपने पति के जख्म खाए हाथों पर ही था। उसने रोते हुए कहा, एक पंखा लाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी जी, कैसे हाथ पांव हो गए हैं। अरे तो क्या हुआ निभा, घर के बेटे को परिवार के लिए धूप में थोड़ा तो तपना ही पड़ता है। मैं ठीक हूँ। अब गरीब ससुराल में से एक पंखे की समस्या टल चुकी थी। जहाँ आधा ससुराल एक पंखे में सोता तो बाकी का आधा ससुराल दूसरे पंखे में, जिससे सबको बराबर हवा लग पाती थी।